हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमने मैथ्स के रेगुलर क्लास को स्टार्ट किया है, जो कि बहुत पहले करने वाले थे, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो आज से हो पाई है। कई सारे रीजंस उसके पीछे रहे, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण भी रहे, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन आज से इसकी हम बेहतर शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने जो हमने कंटेंट तैयार किया है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई उस पर वर्क किया गया है, उस पर मेहनत की गई है और आपको सबसे सरलतम वे में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए पूरे क्लास को, और जो चीज अन्य लोगों द्वारा 5 से 6 क्लासेज में पूरी की जाती होगी, हम उसको एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे रीजन है कि हमने उसको डिजाइन बहुत अच्छे से किया है। आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, वास्तव में चीजें आसान बनाई गई हैं, समझने के लायक बनाई गई हैं। ठीक है, और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी एग्जाम है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम देखें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे। आज हम लोग सीखेंगे संख्याएं एवं उनके प्रकार। संख्याएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, क्या परिमेय संख्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्या होती है, कौन सी भाज्य होती है, अभाज्य होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, हर तरह की जो संख्याओं की कैटेगरी है उनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दूसरा हम इसमें देखेंगे स्थानीय मान और जाति मान की संकल्पना क्या होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा आरोही अवरोही क्रम। ये जो भी टॉपिक्स है ये बहुत ही सिंपल है, इनके बारे में सबको पता होता है। पूर्ववर्ती और परिवर्ती संख्या क्या होती है, और इसके अलावा जो एग्जाम में आता है विभाजिता के नियम, कोई भी नंबर किस संख्या से डिवाइड हो सकता है और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको भी बहुत अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इकाई अंक ज्ञात करना, किसी भी नंबर में हम यूनिट डिजिट कैसे पता लगा पाएंगे कि इकाई अंक क्या होता है, तो इसको भी हम लास्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपको लगेगा कि हाँ, क्लास वास्तव में आपके काम की है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं नंबर से। संख्याएं, संख्याएं क्या होती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये ना बता पाए कि संख्याएं क्या होती हैं। एक चीज और हम बता दें, थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी। हमने पहले भी बताया 5-6 क्लासेस को हम एक क्लास में लेकर आए हैं, तो स्पीड तो तेज होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा मन से जुड़े रहिए। नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, हम गिनने में संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को, वस्तु को, मात्रा को मापने के लिए भी संख्या का ही प्रयोग करते हैं, या किसी संकल्पना को नाम देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, नंबर्स का प्रयोग करते हैं। आपको दूरी मापनी है, आप मापोगे, लेकिन किस में, नंबर्स में मापोगे। आपको किसी चीज को नाम देना, यहां 5 लोग खड़े हैं, तो उस 5 को अगर आपको नाम देना है तो आपको नाम देना पड़ेगा कि क्या है, 5 है, ताकि और लोग भी उसको समझ पाए। एक हमें उसको रूप देना पड़ेगा। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, नंबर्स कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। देखिए, इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट, एक तो एग्जाम में कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा नहीं जाता है, और इमेजिनरी है तो ये इमेजिनरी ही है, मतलब जिसको आप किसी भी तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि इसका हम प्रयोग बेसिकली करें कहां पर। आपको किसी भी अपनी दैनिक जीवन में इन संख्याओं का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसको अभी थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, पहले आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं से मतलब होता है वो संख्याएं जो कहां पर स्थित होती हैं, नंबर लाइन पे स्थित होती हैं। मतलब जिनको हम, अब एक ये नंबर लाइन तो सभी ने देखी होगी, इस तरह से हम लोग बनाया करते थे पहले। यहां पर अगर हम 0 को कंसीडर करते थे तो यहां पर 1 हो जाता था, यहां पर 2, यहां पर 3, ऐसे करके समान मात्रा में वैल्यूज आगे बढ़ती रहती थी, सभी में 1 का गैप होता था। और आप जानते हैं कि ये पूर्णांक होते हैं। और अगर हम पीछे जाते हैं तो -1, -2 और -3, इस तरह से। इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब होता है दुनिया का हर वो नंबर जो इस पर एग्जिस्ट कर सकता है, इस पर हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो नंबर लाइन पे है। कैसे, आप कहोगे 1 तो 1 है, लेकिन आप कहोगे क्या 0.5 इस पर एग्जिस्ट है, तो हाँ है। आप 1 के 2 भाग कर दीजिए और यहां पर कहीं पर आपको मिलेगा पॉइंट, क्या मिलेगा, 0.5। तब आप कहोगे क्या 1/2 है, तो आप कहोगे 1/2 मतलब क्या, 0.5, और वो भी इसी का आधा करने से मिलेगा। क्या 2/3 है, तो इसको भी अगर आप डेसिमल में करोगे कन्वर्ट, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी पॉइंट में, जो आप इसमें आराम से डिनोट कर सकते हो। ठीक है,
मेरे कहने का मतलब है रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हो, नंबर लाइन पे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। यहां पर लिखा भी होगा अ नंबर दैट इज फाउंड इन रियल वर्ल्ड, ऐसा नंबर जो वास्तविक संसार में पाया जाता है, मतलब जो दुनिया में हम गिनती यूज करते हैं, इनमें हम उनका प्रयोग करते हैं, जो मात्रा किसी की निकालते हैं, किसी का मेजरमेंट करते हैं, उनमें जिन अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ये कितनी तरह के हो सकते हैं? एक तो रियल नंबर पूर्णांक भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 तो ये पूर्णांक हो गए, या फिर -1 -2 -3। दूसरा किस रूप में हो सकता है? फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, यानी 1/2 2/3 7/8 इस तरह की फॉर्म में भी रियल नंबर मिल सकता है। तीसरा क्या होता है? दशमलव। किस रूप में? दशमलव के रूप में भी आपको रियल नंबर मिल सकता है। दशमलव के बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें रियल नंबर आपको मिलते हैं। आप सभी जानते हैं, आप गणित लगाते हैं, वहां पर संख्याएं जिस रूप में आपको मिलती हैं वो सब कौन सा संख्या का रूप होता है? रियल नंबर्स होता है। हमें नहीं लगता इससे ज्यादा बताने की आपको जरूरत है। बाकी आप एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके काम के हैं, और ये वो लिखे क्या है? +7 -7 3 13 अपॉन, हमने कहा ना भिन्न, 13/25 1/2 0.25 भिन्न डेसिमल के रूप में है। √5 यहां देखने वाली चीज है, √5 √4 अपने आप में दो अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, दो अलग तरह के नंबर हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये दोनों नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तब भी वो किसके अंतर्गत आएगा? रियल नंबर के अंतर्गत आएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं √4 का अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि √5 का मान नहीं निकलेगा, √5 का भी मान होता है, बशर्ते किसमें होता है? डेसिमल में होता है, ठीक है। तो फिलहाल डेसिमल के मान, भिन्न के मान और पूर्णांक संख्याएं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो काल्पनिक संख्याएं होती उसमें आप देखोगे रूट लिया जा रहा है, वो भी किसके? निगेटिव नंबर का रूट लिया जा रहा है, लेकिन किसका? निगेटिव नंबर का। तो हम कह सकते हैं जब हम निगेटिव नंबर का रूट लेते हैं जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जिनका हम गणितीय संकल्पनाओं में यूज नहीं कर सकते। आप इसको आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी अच्छा लिखा है, मेहनत हमने की है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हमने बेकार भी कर दिया है इसको। चलिए आगे बढ़िए। वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर्स को हम लोग दो पढ़ चुके हैं। नंबर्स के दो प्रकार होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब हम लोग काल्पनिक को तो छोड़ देंगे, उसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। हमें जरूरत है किसको? वास्तविक संख्याओं को पढ़ने की, कि वास्तव में वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की रहती हैं, या तो इनको परिमेय रूप में आप लिख सकते हो, या किस रूप में लिख सकते हो? अपरिमेय रूप में, यानी कि आप इनको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कह सकते हो। परिमेय संख्या ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, अगर वो तैयारी कर रहा है या इवन उसने थोड़ी सी अपनी एकेडमिक पढ़ाई भी की है, तो वो परिमेय संख्या के बारे में ना जानता हो। ऐसी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में लिख सकते हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। थोड़ी सी शर्त इसमें होती है, क्या होती है वो देखते हैं। देखिए, शर्त ये होती है कि जो अंश और हर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर से मतलब होता है पूर्णांक। मतलब आप 1/2 लिख सकते हो और ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। आप केवल 4 लिख दो, ये भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसके बटे 1 कर सकते हो और इसको आप P/Q के रूप में क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो ये होती है, जो वास्तव में सबको पता होगी, कि इसका जो हर होता है वो शुड नॉट बी 0, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? आप भी जानते हैं, जब किसी भी संख्या में आप 0 का भाग लगा देते हैं तो उसका मान कैसा आता है? इनफाइनाइट आता है। 0 का भाग लगाने पर उसका मान इनफाइनाइट आता है, इसीलिए 0 को परिमेय संख्या कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको परिमेय संख्या के बारे में 2-3 बातें क्लियर हो गई कि ये किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। तीसरी बात, Q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। और अगली बात है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल में। देखिए 2/3 लग गया होगा ना, बता चुके जब 1/2 हो सकता है तो 2/3 भी हो सकता है। 8/1 4/1 8/1 -5/1, ये देखने वाली बात है। ऐसा ना करना कि माइनस आ जाए तो आप उसको परिमेय कंसीडर ना करो। अगर माइनस भी नंबर है, क्योंकि हमने बोला ना वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और इंटीजर्स यानी जो पूर्णांक होते हैं, वो पूर्णांक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक कैसे होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक।
तो पूर्णांक चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो किसकी कैटेगरी में आएगा? परिमेय संख्या की ही कैटेगरी में आएगा। इसीलिए आप -5/1 या -5 को भी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा तेज तेज सा लग रहा होगा, आप वीडियो को स्लो कर लीजिए। स्लो तो नहीं कीजिए यार, कम से कम दोबारा देख सकते, लेकिन स्लो मत करना, ठीक है। अगला क्या है? 0.555 यानी 4 टाइम 5 है। देखिए एक चीज देखने वाली है कि इसके आगे हमने इनफाइनाइट नहीं लगाया है, क्योंकि इनफाइनाइट लगाएंगे तो इसका मान बदल जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि हमने 5 को कितनी बार लिखा है? यहां पर 4 बार लिखा है, वो भी किसके बाद? डेसिमल के बाद। तो इसको भी आप किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हालांकि भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसको देखेंगे। आप भी जानते हो कि ये ऊपर 5 है, 5 है, 5 है और 5 4 बार है, और डेसिमल कितने के बार लगा? 1 2 3 4। तो आराम से आप यहां पर कितनी जीरो कर सकते हैं? 4 जीरो कर दीजिए, यानी 10,000 का भाग लगा दीजिए और आपको ये संख्या किस रूप में प्राप्त हो गई है? P/Q के रूप में प्राप्त हो गई। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और ऊपर का भी क्या है? पूर्णांक है, और नीचे का भी क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखते हैं 22/7। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई का मान जब हम देखते हैं तो वो तो जाता है अपरिमेय में, और वहीं पाई की वैल्यू जो कंसीडर की जाती है, क्या कंसीडर की जाती है? 22/7, उसको किस में रखा जाता है? परिमेय में। बहुत छोटी सी बात है, वैसे तो पाई का मान 22/7 होता नहीं है, ये हम आपको क्लियर कर दें। पाई का मान इससे भी अलग होता है, जो कि आज तक पता नहीं चला है। आप यहां पर डेसिमल में उसका मान देखेंगे भी, और इस तरह से इनफाइनाइट की ओर वो बढ़ चुका है और आज तक प्राप्त मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। 22/7 कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये पाई की है नहीं। लेकिन क्योंकि इसको P/Q के रूप में एक प्रॉपर तरीके से लिख दिया गया है, तो जब 22/7 की बात होती तब तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन जब केवल पाई की बात होती है तो पाई किसमें चली जाती है? अपरिमेय में चली जाती है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा कि 22/7 परिमेय होता है और पाई क्या होती है? अपरिमेय होती है, ठीक है। फिर से इधर आ जाइए, और क्या लिखा? √4। देखिए हमने अभी पिछले वाले में बताया था कि √4 तो क्या है? परिमेय है, लेकिन अगर हम √5 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। रीजन क्या होता है? जब आप √4 को फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको मिलेगी 2, जो कि पूर्णांक है, और आप इसको 2/1 लिख सकते हो, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हो, और ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जब हम √5 की बात करेंगे तो आप √5 की अगर वैल्यू निकालने चलेंगे तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी, मतलब चलती चली जाएगी। डेसिमल में ऐसी वैल्यू मिलेगी जो खत्म नहीं होगी और चलती चली जाएगी, यानी उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, उसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। इसीलिए वो √5 किसमें चला जाता है? अपरिमेय में चला जाता है। हमें नहीं लगता परिमेय का कोई पॉइंट आपका छूटा है। क्या होनी चाहिए सर? वो सब आपके सामने। अब आ जाइए अपरिमेय। अपरिमेय में क्या होता है? वो रूट संख्याएं या वो सभी संख्याएं जो डेसिमल में जाएं, लेकिन किस तरह से बढ़ती जाए? एक अनंत रूप से बढ़ती चली जाए, उनको डिफाइन करना मुश्किल हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जब डेसिमल में है तो आप इसके नीचे क्या ही हर लगा सकते हो? आप हर लगा ही नहीं सकते हो। तो इस तरह से ये, अब इसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा आपको डेसिमल अच्छे से पता हो कि डेसिमल क्या होता है। अगले वाले में हम आपको डेसिमल ही दिखा रहे हैं। देखिए डेसिमल 3 तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब डेसिमल अपने आप में एक टॉपिक है बहुत सारी एग्जाम्स में, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं क्या होती है? देखिए 3 तरह की दशमलव संख्याएं होती है। एक दशमलव संख्या जो दशमलव का मान निश्चित संख्या तक रुक जाता है, जैसे हम कहें 1/4। आप कहिए 1/4, तो 1/4 को आप जब डेसिमल में तोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, और यहां पर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचेगा? 20, 4 पंचे 20, यानी मान कितना आ जाएगा? 0.25। डेसिमल में है, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू तक है, एक लिमिटेड पॉइंट तक है, 2 अंकों तक है, मान खत्म हो गया है। यानी जब मान खत्म हो गया है तो ऐसी दशमलव को बोला जाता है शांत दशमलव। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इंग्लिश में बात करें, टर्मिनेट हो गई है डेसिमल, ये खत्म हो गई है डेसिमल, तो हम उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। जैसे कि कुछ मान लिखें, 0.25 ही लिखा है 1/4, 0.6 लिखा है 3/5, और नीचे और देखिए एक बड़ा सा भी मान लिखा है, क्या? 0.21518987341777 का मान वास्तव में होता क्या है? 17/79 होता है। कितना होता है? 17/79। जब आप इसका भाग लगाएंगे 79 का 17 में, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं ये अनंत तक जाएगी, ये यहां पे आके क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? शांत हो गई, भिन्न डेसिमल वाली रुक गई। तो जब भिन्न रुक जाती है, दशमलव एक निश्चित अंक तक आता है, तो उसे कहते हैं शांत दशमलव। फिर अशांत क्या होगा? अशांत दशमलव है, यानी रुकेगा नहीं। अशांत का मतलब क्या है? रुकेगा नहीं। और भी कैसा है? पुनरावृत्ति कर रहा है।
रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीट करेंगे, जैसे कि, और आपको पता भी होंगे 1/3 को अगर आप किस रूप में लिखो, डेसिमल के रूप में लिखो, तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है, क्या 0.33333, और आप चलते चले जाइए, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है। इस तरह की जब भिन्न बनती है तो उसको आप कैसे डिनोट करते हो, कैसे करते हो, 3.3 के ऊपर क्या लगा देते हो, बार लगा देते हो, क्या लगा देते हो, बार। और जब आप इसको क्लियर करते हो, यानी इसको सरलीकरण में करते हो, तो 3 बटे, और एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 का भाग लगा देते हैं, 3 एकम 3, 3 का 9, और हमारा मान कितना आ जाएगा, 1/3, जो कि ऑलरेडी है लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे एक दशमलव है जो शांत नहीं हो रही है, दशमलव में मान कैसा है, शांत नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या उसमें कहा जा रहा है कि वो रिपीट हो रहा है। फिर से सेकेंड में देखिए 0.222 रिपीट हो रहा है, तो 2/9 हो जाएगा। 0.137, देखिए 137 रिपीटेशन ऑफ 137 हो रही है, तो आप कह सकते हो 0.137 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 का हम नीचे क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, और आप देखोगे कि ये संख्या हमारी किसके रूप में आ गई, भिन्न के रूप में आ गई। ठीक है, यहां से एक चीज आपको मिली होगी कि इस टाइप की दशमलव और इस टाइप की दशमलव, जब ये दोनों दशमलव में मान होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसको परिमेय संख्या कहते हैं, शांत दशमलव को, अशांत दशमलव को आप परिमेय संख्या कहते हैं। आगे क्या है, अशांत दशमलव। ये कैसी, एक तो अशांत होगी और अनावृत्ति होगी। अनावृत्त का मतलब जिसका रिपीटिशन नहीं हो रहा होगा, चलती जा रही होगी, अंक रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि √2 का मान निकालोगे तो 1.414, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसमें कोई भी डिफाइंड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कि जिसके ऊपर आप बार लगा दो, मतलब एक अंक रिपीट होने लगा है या 2 अंक रिपीट होने लगे हैं तो आप उसके ऊपर बार लगा दो, ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। √3 में भी यही है और यही पाई में है। आप ये बात जान चुके होंगे कि दशमलव 3 तरह से वर्क करते हैं, और 2 तरह के दशमलव को परिमेय संख्या कहते हैं, और ये वाला दशमलव जो होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दशमलव 3 तरह के होते हैं, जिसमें 2 तरह के परिमेय और 1 तरह का अपरिमेय। आगे देखते हैं क्या है, वास्तविक संख्याओं को। अभी तो हमने परिमेय अपरिमेय में विभाजित किया था, अब उन्हीं वास्तविक संख्याओं को, क्योंकि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक रूप में ही तो हैं, जिनको हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जिनका हम भौतिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो उनको और भी डिवाइड करने के लिए और भी सुविधा दी गई। क्या, या तो वो पूर्णांक होंगी और या दशमलव होंगी। दशमलव अभी हम आपको बता चुके हैं, वो मान जो पूर्ण नहीं होते हैं, या जिनको आप 1, 2, 3 इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन मानों को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। या तो आप 1 से कम लिखेंगे 0.25, और या इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो मान क्या कहलाएंगे, डेसिमल मान कहलाएंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं। पूर्णांक संख्या वो होती है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहां हमने 0 डिनोट किया था, ये आ गया आपका 1, 2, 3, 4, ये हो गया -1, -2 और माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, -3। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब जिसमें धनात्मक संख्याएं हो, पूर्ण वाली, भिन्न वाली नहीं, ऋणात्मक संख्याएं हो, और साथ में क्या लगा हो, 0 लगा हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। बशर्ते किस रूप में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में वो ना लिखी हो। किस रूप में ना लिखी हो, फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में ना लिखी हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात क्लियर होगी। पूर्णांक संख्या अगर आपके सामने आ जाए क्या होता है, तो 0, माइनस और पॉजिटिव सभी तरह के अंकों को मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं बनती है। मतलब चाहे माइनस में वैल्यू आए, चाहे प्लस में आए, चाहे 0 आए, वो सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। देखिए लिखे भी हैं, -4, -3, 0, 1, 2, 3। ठीक है ना, क्लियर हुआ। बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और हम लोगों को खत्म भी करना है। डेसिमल आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को भी बांटा गया है, वहां तो डेसिमल खत्म हो गया था ना, डेसिमल यहां से खत्म हो गया। अब हम किसको पढ़ेंगे, पूर्णांक को। पूर्णांक कैसे होते हैं अभी नंबर लाइन पे बता चुके हैं। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -5, -4, -3, -1, ये सब कैसे हो गए, ऋणात्मक। 0 अपने आप में इंडिविजुअल है। 0 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ना तो इसे कैसा, ऋणात्मक कंसीडर किया जाता है, और ना ही कैसा, धनात्मक कंसीडर किया जाता है। 0 को ना तो ऋणात्मक कंसीडर किया जाता है, ना ही धनात्मक कंसीडर किया जाता है। ये अपने आप में इंडिविजुअल है, जो दोनों सिरों को अलग अलग करता है। पॉजिटिव की वैल्यू इसके आगे रहती है और निगेटिव की वैल्यू इसके पीछे रहती है। क्लियर हुआ।
ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पर बता दें, पूर्णांकों में अंतर, अगर बहुत किसी कोई छोटी एग्जाम होगी तो उसमें पूछा जा सकता है दो पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना होता है, तो दो पूर्णांक अगर लगे लगे हैं तो उनके बीच हमेशा अंतर कितने का रहता है, एक का रहता है। मतलब अगर प्लस की वैल्यू की तरफ चलेंगे तो भी कितने का रहेगा, एक का रहेगा, और माइनस में भी कितने कम होते चले जाते हैं, -1 कम होता, मतलब एक कम होता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव आपको पता है 1 2 3, बार बार उसी चीज को रिपीट करने से कोई मतलब है नहीं, आगे बढ़ता है। अब देखिए, अब यहां पर समझिए, हमने पूर्णांक संख्या को डिवाइड कर दिया था ऋणात्मक में, धनात्मक में और जीरो में। अब यहां से कैटेगरी बनती है जीरो और धनात्मक को। जीरो और धनात्मक को बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है, यानी पूर्ण संख्याएं बोला जाता है, होल नंबर्स बोला जाता है। फिर से ऋणात्मक छूट गया है, अब आपके सामने ऋणात्मक के बारे में बस यही सुनने को मिलेगा कि ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, लेकिन अब आगे जो कहानी चलेगी वो किसकी चलेगी, धनात्मक की चलेगी। और धनात्मक में क्या होगा, जीरो और धनात्मक पूर्णांक अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। और जीरो भी जब हम छोड़ देंगे, केवल धनात्मक धनात्मक लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत नाम आपने सुन रखा होगा, प्राकृतिक संख्या। ये आगे आएगा अभी। जब हम जीरो को भी छोड़ देंगे और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे यानी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। फिलहाल देखते हैं, ये ऋणात्मक वाला हटा दो, जीरो धनात्मक को बोला गया है क्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे कहते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं ये, जीरो और इसके साथ पॉजिटिव नंबर, देखिए लिखे भी हैं जीरो के साथ कौन से नंबर, पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप देखें तो इनको क्या कहते हैं, हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में, ये किस काम में आते हैं, काउंटिंग के काम में आते हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। और इसके अलावा ये फ्रैक्शन में नहीं लिखे होते, हमने पहले बताया अगर पूर्णांक है तो वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा होगा। ठीक है, और कलेक्शन आप, ये किसका कलेक्शन होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो का, यानी धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं और साथ साथ का जीरो इसमें लगा होता है जिसको पूर्ण कहते हैं। याद करने के लिए क्या है, प्राकृतिक में सिर्फ जीरो छोड़ दिया जाता है और आगे की जितनी भी वैल्यू होती है इनफाइनाइट तक, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल। तो जीरो क्यों, अब आप सोच के देखो, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्यों प्राकृतिक है, क्योंकि वो प्रकृति में मौजूद है। आप दुनिया में किसी भी चीज को गिन सकते हो, नेचर में किसी को भी अगर आप गिनना चाहो, किसी चीज को आप नाम देना चाहो कि ये कितनी है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ये जीरो है। मतलब हम कहें यहाँ कितने लड़के खड़े हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि यहाँ जीरो लड़का खड़ा है, ये अलग बात है, एक भी लड़का नहीं है तो वो जीरो है वहां पर मान, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते ये जीरो लड़का है, फिर एक लड़का, फिर दो लड़का। मेरे कहने का मतलब है जिनको आप काउंट कर सकते हो, नेचर में जो चीज उपस्थित होती है उसी को ही आप नेचुरल नंबर कहते हो। और नेचर में अगर कोई चीज उपस्थित है तो कम से कम उसका मान एक तो होगा ही होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उपस्थित है और वो एक ना हो, मतलब एक तो होगी, चाहे सूर्य तारे कुछ भी हो, एक तो होगा। इसके अलावा इनफाइनाइट तक तो जा सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर आप नहीं भूलोगे, प्रकृति में जो कुछ मौजूद है कम से कम एक है, और यहीं से हमारी शुरुआत होती है। कोई चीज एक है तो कोई दो है, कोई अनंत है। ठीक है, अब होल नंबर क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको भी लग रहा होगा नेचुरल तो हो गया लेकिन कुछ ना कुछ छूट रहा है, एक ऐसी चीज छूट रही जो बहुत जरूरी है। होल नहीं हुआ है, मतलब अभी पूर्णता नहीं मिली। पूर्णता कब मिलेगी, जब नेचुरल में आप जीरो को भी जोड़ दोगे तब आपको लगेगा हाँ अब हमारा मान पूर्ण हो गया है, मतलब अब हम सही से डिफाइन कर सकते हैं। जीरो छूटा था तो मजा नहीं आ रहा था। तो नेचुरल मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और जीरो जोड़ दो तो हमारा मान क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी वो कैसे नंबर्स बन गए, होल नंबर्स बन गए, अब अधूरा नहीं रहा, मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्ण संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक होती है सम संख्याएं और एक होती है विषम संख्या। देखिए वैसे सम विषम का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा, जिन संख्याओं में 2 से भाग लग जाता है वो सम कहलाती हैं, जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगता है वो क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती है। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत कोई है ही नहीं, 1 3 5 7 किसी में 2 का भाग नहीं लगेगा और ये क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। और जीरो, हाँ ये देखने वाली बात है, जीरो को क्या कंसीडर किया जाता है, जीरो को सम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जीरो में भी आप 2 का भाग लगाओगे तो आपका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी इसको भी क्या कहा जाता है, इवन नंबर्स कहा जाता है। तो यहां से 2 बातें क्लियर हो गई, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण और सम और विषम क्या होता है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्राकृतिक संख्या, जो अभी आपको बता चुके हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, नेचुरल नंबर से। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमने आपको बता दिया। गिनती के सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और कहां तक जाते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं इसमें। लेकिन नेचुरल नंबर के भी कुछ भाग होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या सब एक कैटेगरी में डाल देंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ भाग किए गए हैं। और वो भाग क्या है,
अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट प्राइम नंबर से कितने क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य संख्याओं से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप अपना जब मैथ को लगाते होंगे, प्रैक्टिस लगाते होंगे या नंबर सिस्टम लगाते होंगे, तब आपको पता चलता होगा कि अभाज्य संख्याएं कितनी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो इन्हीं से सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं फिर भी कैसे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटे, मतलब अपने आप से तो हर संख्या कटती है, और या केवल एक से कटे। तो दो जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो एक होता है और एक वो सेल्फ यानी स्वयं होती है। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, आप सभी संख्याओं को आराम से पढ़िए, देखिए ये सभी संख्याएं या तो खुद से कटेंगी और या किससे कटेंगी, एक से कटेंगी। तो इनके कितने फैक्टर्स होते हैं, मेन बात ये है, इनके कितने फैक्टर्स होते हैं, इनके फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक बात और यहां पर लिखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई प्राइम नंबर चेक करना है तो प्राइम नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, 6n ± 1 फॉर्म में होता है। फिर से सुनिए, प्राइम नंबर हमेशा 6n ± 1 फॉर्म में होता है। कैसे, आप 6 का गुणा कीजिए, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए 3 में कर रहे हैं, 6 का गुणा 3 में कर रहे हैं और हम इसमें +1 कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 6 3 18, +1 नहीं किया, 6 3 18 और 1 19। और आपको पता है 19 एक प्राइम नंबर है, यानी 19 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस फॉर्म जो प्राइम नंबर होगा वो किस फॉर्म में लिखा होगा, 6n ± 1। हम यहां पर ज्यादा करके नहीं दिखाएंगे, आप किसी में कर लीजिए, 6 में 2 का गुणा कर लीजिए और 1 जोड़ लीजिए, आपका 13 आ जाएगा। और इसके अलावा 6 में 4 का कर लीजिए, नहीं 6 में 5 का कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 1 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा। 6 में 6 का कर लीजिए, किसी का भी आप गुणा करेंगे आपको एक प्राइम नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि जो भी संख्या है वो 6n ± 1 की फॉर्म में लिखिए तो प्राइम नंबर ही होगी। दो बातें हैं, एक तो प्राइम नंबर हमेशा 6n ± 1 फॉर्म में लिखा होगा, दूसरा क्या है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि कोई संख्या 6n ± 1 फॉर्म में लिखी है तो वो प्राइम नंबर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 6 में गुणा करिए 4 का और +1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 और 24 + 1 यानी आ जाएगा 25। और आपको पता है 25 प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 को आप 1 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो और 25 से काट सकते हो। तो मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स। और जब भी किसी संख्या के 3 फैक्टर्स मिनिमम हो जाते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बहुत आराम से इसको हम बता रहे हैं, उतनी तेज नहीं बता रहे हैं जितना पीछे बताया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये हो गया। अब इधर देखते हैं, अब भाज्य क्या होती, भाज्य संख्या वो सभी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा 3 फैक्टर्स होते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। आप देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 4 को भी इससे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, है ना। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हो, सभी संख्याएं कम से कम 3 फैक्टर से कटेंगी। फिर अब यहां पर प्रश्न क्या बनते हैं, जो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। कहा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब यहां पर सबसे अच्छी बात है, कुछ लोग समझते होंगे कि ना तो एक इसमें लिखा है और ना ही एक इसमें लिखा है, मतलब ना तो एक को हमने अभाज्य में दिखाया है, ना ही भाज्य में दिखाया है। तो आपको बता दें, 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ना तो ये भाज्य की कैटेगरी को फॉलो करता है, मतलब प्राइम की कैटेगरी को भी फॉलो नहीं करता है। अभाज्य वाली कैसी, अभाज्य के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2। और आप देखोगे कि एक को केवल 1 से काटा जा सकता है, दूसरी कोई संख्या नहीं जिससे एक को काटा जा सके, तो यहां पर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है। और कंपोजिट की क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है, उसके लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो वो उसकी कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता। इसीलिए अगर एक कहीं पर आ जाए तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो एक ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा ये है, क्वेश्चन यहां से बनता है, दुनिया की वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, तो केवल और केवल 2 होती है जो सम होने के बावजूद क्या है, अभाज्य है, वरना सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। फिर से सुनिए, केवल 2 है जो सम है और कैसी है, अभाज्य है, वरना जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सम नहीं होती हैं, विषम होती हैं। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो कहां से शुरुआत होती है, 2 से, और 2 ही पहली संख्या है।
कौन से, और एक पॉइंट और बनता है यहां पर, वो कौन से 3 नंबर हैं अभाज्य और साथ साथ होते हैं, मतलब तो वो कौन से होते हैं, 3 2 3 5। इसके अलावा आप कहीं भी कोई भी नंबर 3 ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं जो लगातार हो, मतलब 2 3 5 इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में एक और है, आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। मान लीजिए हम कहते हैं आपको बताइए 2000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, निकाल के आपने रखा हो आप निकाल सकते हैं। जैसे क्या है कि 100 तक की अगर आपसे पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो सबको पता होगा कि कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है 100 तक में, ठीक है, सॉरी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 100 तक में, अगर 100 तक पूछी जाती है तो 25 होती है, ठीक है। तो ये आप पहले से निकाल सकते हो और आप गिन सकते हो, लेकिन कोई फॉर्मूला डेवलप ऐसा नहीं है कि आपको बताया जा सके कि अभाज्य संख्याएं दिए हुए नंबर में कितनी है, क्योंकि ये अल्टरनेट बहुत आती है। देखिए 2 के बाद 3, 1 का गैप, 3 1 का गैप, 5 के बाद 6 1 का गैप, अच्छा नहीं सॉरी हमने 2 को बता दिया था, सॉरी 3 5 7 है, वो जो अभी हम बता रहे थे लगातार वाली, वो 2 नहीं है, 3 5 7 है। कितनी है, 3 5 7, 3 के बाद 4 गैप, 5 के बाद 6 गैप, 7, ये लगातार है, हम 2 को बता रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 11 के बाद 11 12 गैप है, और 13 के बाद देखिए कितने का गैप है, 14 15 16, 3 का गैप है, 17 के बाद एक, तो कहीं पर कम का गैप, कहीं पर ज्यादा का गैप है, एक इर्रेगुलर वे में चलती है। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं, आपको पता है, और हाँ यहां पर पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये थोड़ा सा पता है फिर भी कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, 4 से छोटी कोई भी संख्या भाज्य नहीं है। एक तो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, 2 अभाज्य होती है, और 3 भी कैसी होती है, अभाज्य होती है, तो फिर कौन सी पहली होगी, 4 होगी, ठीक है। अब बताइए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, कैसी, पहली विषम अभाज्य संख्या, तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। देखिए 4 भी समय, 6 भी समय, 8 भी समय, तो पहली विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है सहअभाज्य संख्याएं क्या होती, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं जिनका मासा यानी HCF जिसको आप कहते हैं महत्तम समापवर्त, वो कितना होना चाहिए, 1। कहने का मतलब है उनके दोनों के आपस में कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं होने चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, केवल किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, तो ऐसे 2 नंबर्स को क्या कहते हैं, हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए 2 और 3 को आप और ज्यादा सरल नहीं कर सकते हो, 16 और 9 को आप सरल नहीं कर सकते हो, आप कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं ला सकते हो जिससे 16 को भी काट दो और 9 को भी काट दो, कोई है ही नहीं, ठीक है। इंडिविजुअली अलग अलग कट जाएंगे, 16 2 से कट जाएगा, 4 से 8 से, लेकिन दोनों एक नंबर से कटे ऐसा नहीं है, वो केवल एक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में नहीं कट सकती हैं किसी भी फैक्टर द्वारा, उनको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगला देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे ये पूछा नहीं जाता है, इसको तो पूछा जाता है, इसको नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी देख लीजिए ट्विन प्राइम नंबर्स बाई चांस नए एग्जाम्स में इनको पूछा जाए। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं जिनमें कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। भाई यहां देखिए 16 और 9 में बहुत सारा गैप है, ठीक है, 2 और 3 में 1 का गैप है, लेकिन एग्जैक्टली एक ट्विन प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट दिया गया है ऐसी संख्याओं के लिए जिनके बीच जो गैप होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा। तो जब भी 2 संख्याएं लिखी हो और उनके बीच गैप 2 का हो और दोनों अभाज्य हो, तो वो कैसी कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर्स, हाँ इसको देख लीजिए, ये कभी कभी आ जाता है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, वो संख्या जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, और किससे कटेगी, 6 से कटेगी। वो संख्या जो स्वयं को छोड़कर उसके जितने फैक्टर्स हैं उनका योग अगर हम करें और योग ही वो संख्या हो जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। फिर से समझ लीजिए, कोई संख्या जिसके जो भी फैक्टर संभव फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में, क्योंकि खुद भी तो फैक्टर होता है एक, तो उसका खुद का फैक्टर छोड़ दें और बचे हुए फैक्टर्स का आप योग करें, 3 2 5 1 6, और वो योग उस संख्या के बराबर आ जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक आप और देख लीजिए, जैसे 28 है, 28 में आप देखोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 7 28, 5 6 7 से कटेगा, और इसके अलावा किससे कटेगा, ये 14 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं, और किससे कटेगा, 28 से कटेगा। तो हम किसे छोड़ रहे हैं, हम 28 को छोड़ रहे हैं, बाकी को हम काउंट कर रहे हैं। तो 2 1 3 4 3 7 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो इनका योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है।
तो ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं और बहुत ज्यादा नहीं है। अगली संख्या समझ लीजिए 496 है, 6 के बाद 28 है, 28 के बाद 496। तो ये कुछ संख्याएं हैं जो कैसी हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं, इनको आपको बता चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंकों का स्थानीय मान जातीय मान। अब कम से कम संख्याओं के प्रकार वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ है, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट आगे बचा भी है। क्या है? अंकों का स्थानीय मान। आप जानते हैं कोई भी कहीं पर लिखा है, इसमें अगर 4 का स्थानीय मान आपको निकालना होगा तो कौन सी जगह पर है? दहाई की जगह पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें, किसकी? जातीय मान की बात करें, यानी फेस वैल्यू की बात करें, तो जातीय मान या अंकीय मान हमेशा वही संख्या होती है। अगर आपको 246 में 4 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तब तो वो 40 होगा, लेकिन अगर जातीय मान पूछा जा रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। इंसान का फेस कभी नहीं बदलता है, चाहे वो अपने घर में रहे या ससुराल चला जाए या स्कूल में चला जाए। ठीक है, चलिए, तो 4 ही रहेगा। और अगर इसका स्थान बदलेगा तो उसका मान बदल जाता है। मान कैसे बदल जाएगा? आप घर पे हो तो आप घर जैसे बिहेव है, लेकिन अगर आप कहीं के प्रिंसिपल हो, जब वहां जाओगे तो आपका स्थान बदल गया है, तो आपका मान भी बदल जाएगा। वहां पर आप रेपो आपकी अलग होगी। तो इस तरह से जब अगर यही 4 है और हम 4 यहीं पर यहां पर लगा दें तो आप देखोगे कि यहाँ 4 का वैल्यू स्थानीय मान क्या आएगा? 1 2 3 यानी 4000। कितना आएगा? यहाँ पर 4 का जो स्थानीय माना जाएगा वो 4000। मान 4 ही है, जगह बदलने पर उसके मान में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, चलिए, संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम आपको पता है। आरोही क्या होता है? छोटे से, आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है आरोही, और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सब आपको पता है। बड़े से छोटा आपकी संख्याएं 2 4 8 9 इस फॉर्म में अगर लिखी हैं तो वो संख्याएं किस फॉर्म में कहलाएंगी? आरोही क्रम में। 2 के बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। और अगर अवरोही इसी का लिखना हो तो क्या आ जाएगा? 9 8 4 और 2। तो बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो संख्याओं का क्या कहते हैं? आरोही। आपको सवाल ये थोड़ी ना आएंगे, आपको आरोही अवरोही आएगा तो आपको आएगा भिन्न। 1/2, 3/4, 5/7, 7/9। इसको आपको लगाने को आएगा किस क्रम में? आरोही और अवरोही क्रम में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको कई तरह से लगाया जा सकता है, चाहे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए या इनकी इंडिविजुअल आप वैल्यू पता कर लीजिए। लेकिन ये जो सवाल है ये आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे, भिन्न वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पूर्ववर्ती और परिवर्ती संख्या क्या होता है? पूर्व माने पहले होते ही है। अगर हम कहें 10 से पहले की संख्या क्या होगी तो आप तुरंत कह दोगे 9 होगी। और इसके परिवर्ती यानी बाद वाली संख्या, तो बाद वाली क्या हो जाएगी? 11। तो पूर्ववर्ती परिवर्ती में बस इतना ही है कि जो पहले की संख्या होती है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, और जो परिवर्ती या उत्तरवर्ती इसको और क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती कहते हैं। और एक और नाम होता है इसका अनुवर्ती। क्या होता है? अनुवर्ती। तो उसका मतलब होता है बाद वाली संख्या। तो किसी संख्या के बाद वाली संख्या को परिवर्ती कहते हैं, किसी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है विभाजिता की जांच करना। देखिए, संख्याएं होती हैं वो निम्न संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से कटेंगी या नहीं कटेंगी, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। कोई संख्या 2 से कटेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उसके लिए कंडीशन होती है कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, अगर हम बात करें इकाई अंक क्या होना चाहिए? आप सभी जानते होंगे, कितनी बार ये चीज पढ़ी होगी, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कोई भी सम संख्या हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है? नहीं है। कोई भी नंबर कब कटेगा? जो उसके अंत में 0 2 4 6 यानी कोई सम संख्या होगी तभी वो नंबर 2 से कटेगा। अब उसको छोड़ दीजिए। 3 से कब कटेगा? जब अंकों का योग, क्या? अंकों का योग, और वो किससे कट जाए? वो 3 से कटे। किससे कटे? 3 से कटे तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहो 2 3 2 5 और 5 4 9। ठीक है, हमने लिख दिया 234। तो आप देखेंगे हमें पता है 3 से कटेगी। क्यों? 4 3 7 2 9, क्योंकि इनके अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और 9 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। नहीं मान रहे हो तो इसको देख लेते हैं। 2 3 4, 3 से काटो तो कितना? 3 सते 21, 2 24, 3 अटे 24, कट गई। तो यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि कोई भी संख्या है वो 3 से कब कटेगी? जब उसके अंकों का योगफल 3 से कटेगा। 4 से कटने का नियम क्या है? जब इकाई और दहाई का अंक किसी संख्या का अगर 4 से कटता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे कुछ भी लिख दो, 2 4 6 8, और 8 के बाद आप लिख दो 4, तो ये कितना हो गया? देखिए 2 4 6 8 4। हमें पता करना है कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो केवल इकाई और दहाई को आप ले लीजिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। और आपको दिख रहा होगा चौराई
84 जो होता है वो 4 से कटता है, यानी ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। 5 से कटने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या किससे कटेगी? 5। आप 5 का पारा पढ़िए, कभी आपको 2 के अलावा तीसरी संख्या नहीं मिलेगी। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, है ना, 5 तियो 15, 5 चौको 20। हर समय क्या मिलेगा? या तो 0 या तो 5। और जिस भी संख्या में 0 और 5 लास्ट में होता है वो हमेशा किससे कटती है? 5 से कटती है। ठीक है, आगे 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वो किससे कटेगी? 6 से। तो 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले 2 से विभाजित हो रही है, यानी अंत में कितना होना चाहिए? सम। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे कि वो 3 से कट रही है, यानी उसके अंकों का योगफल 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे है विभाज्यता। अच्छा ठीक है, वही 8 से कटने का नियम। देखिए उसमें क्या था? 4 में इकाई दहाई तक था, इसमें है इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा, यानी 3 लास्ट के अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी चाहे जितनी बड़ी हो वो 8 से कटेगी। इस तरह से हम इसको कैसे भी करके आप देख सकते हो। अब 2, 4, 6, 5। अब 8 कटने के लिए आप लिखिए कुछ भी, जैसे 8 1 7 6, 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 176 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। क्लियर हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से कट रहा है, 4 में इकाई दहाई था और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तक है, अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 से विभाज्यता का नियम है। अंकों का योग क्या है? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। इनके जो सवाल बनते हैं उनको किस तरह से हम सरल तरीके से लगाएंगे, हम जरूरी नहीं सबको जोड़ें, हम किस तरह से लगाएंगे ये जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल कितने आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगला है 10 से विभाज्यता जिसके अंत में 0 हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में वो यही आता है 11 से विभाज्यता। इससे सीधे सीधे सवाल हर एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते रहे हैं। कोई संख्या दी हुई होती है, उसमें एक आध स्थान खाली होता है और पूछा जाता है क्या वो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सम स्थानों के पदों का योग, पदों यानी अंकों, पदों का मतलब अंकों का योग का अंतर किसके साथ? विषम स्थानों के पदों के योग अगर, समझ लीजिए, सम स्थानों के पदों का योग और का अंतर किसके साथ? विषम स्थानों के पदों के योग के अंतर का मान अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे छोटी सी संख्या क्या ले लेते हैं? 1331 ले लेते हैं। कितनी? 1331। आपको पता है कि 11 से कटती है, आपको पता होगा, लेकिन हमें चेक करना है कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो हमने जो लिखा है सम स्थानों के पदों का योग, पर सम स्थान क्या होंगे? ये दूसरा स्थान सम होगा भाई, पहला स्थान विषम होगा, दूसरा सम होगा, तीसरा विषम होगा, चौथा सम होगा। तो 3 का योग 2, ये दूसरा है, मतलब ये स्थान दूसरा है ना। 3 का योग किसके साथ करेंगे? चौथे स्थान के साथ, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 2 का किसके साथ योग करेंगे? 4 के साथ। तो कितना आया? 3 और 1 4। और पहले का किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो क्या आया? 3 1 4। और इनका अगर हम अंतर निकालें और वो अंतर 0 आ जाए तो वो दी हुई संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। आपको बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी ये अंतर 0 ना आकर 11 भी आ सकता है और या 22 भी आ सकता है। तो अगर 11 के अलावा 11 का कोई मल्टीपल भी अंतर आता है तो भी वो दी हुई संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। अब इतना बहुत है इसके बारे में बताना, आगे सवालों में इसको देखेंगे। आगे बढ़िए। अगला है इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई अंक 2 तरह से आते हैं। एक सिंपल सवाल आते हैं जिसमें संख्या या तो जोड़ में दी होती है या गुणा में दी होती है, घटा में दी होती है। तो वहां पर हमें उनके इकाई अंक ज्ञात करने होते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, सब लोग लगा लेते हैं। कैसे? ये गुणा में दी है तो आपको 1 का ही गुणा करना है 9 में, 9 1 9। यहां से हमें इकाई अंक क्या मिला? 9। फिर यहाँ 9 का 5 में करता है 9 पना 45, यानी यहां पर भी 45 की बात करें तो हमें क्या मिला है? 5। अब इस 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पन 40, तो हमें यहाँ इकाई अंक क्या मिला? 0। 0 का गुणा 7 में करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि जब इनका 1 का 9 में, 5 का, 8 का, 7 का आपस में गुणा किया तो उसका मान कितना मिल रहा है हमें? इकाई अंक पे कम से कम 0 मिल रहा है। तो इस पूरे
मान का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सवाल आएंगे उनको बहुत अच्छे से लगाएंगे, डिटेल में लगाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लास हमें फिनिश भी करना है तो जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि काफी टाइम इसको हो गया चलते चलते। चलिए आगे देखिए, अब अगर प्लस माइनस में है तो देखिए यहाँ 3 है, 3 से 2 तो 3 2 5 जोड़ देंगे, और 5 और ये कितना है 8, तो 8 को और जोड़ देंगे, और घटाना कितने का है, 1 का है। तो 8 5 13, और 13 से 1 गया तो क्या बचा 12, और तो यानी इकाई अंक यहां से क्या बन गया है, हमारा इकाई अंक आ गया है 2। इकाई अंक 2 आ गया। आप इकाई 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 जोड़ेंगे, जोड़ने वालों को, और घटाने वालों को आप घटा देंगे, जो आपका मान आएगा उसकी आप यूनिट डिजिट ले लेंगे, 2 आएगी। शायद सही होगा ना, 3 2 5, 5 और 8 5 13, 13 और 13 से 1 गया 12, और 12 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, इसके सवाल बहुत अच्छे हमने एक्सरसाइज में रखे हैं, लेकिन अभी यहां पर इसको आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। देखिए, जब पावर्स दी होती है तो पावर्स वाले सवालों का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 2 तरह के होते हैं। और देखिए, एक तो होते हैं जब बेस यानी कि बेस में आपको 0 1 5 6 दिया हो, जैसे हम कहें 210। अब 210 की घात हम लगा देते हैं, मान लीजिए 54 है ना, 210 की घात कितनी लगा देते हैं, 54 लगा देते हैं, और कहते हैं कि इनका अगर हम 210 का 54 की घात लगा के हम संख्या पता करें, संख्या तो पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 0 पर आप कितनी भी घात लगाएं, मान हमेशा उसका कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी तरह से अगर 111 हो तो 111 के ऊपर भी कुछ भी घात लगाइए, 28 लगाइए, तो भी इकाई अंक एक ही आएगा। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 5 का भी आप कितनी भी बार गुना करें, लेकिन इकाई में हमेशा 5 ही आता है। 5 एकन 5, 5 25, उसमें भी 5 है, 5 25 पंचे 125, उसमें भी 5 है, और 5 25 पंचे 125, पंचे 625, उसमें भी 5 है। इसी तरह से 6 में चलता है, 6 एकन 6, 6 चरंग 36, 36 छक्का 256, आगे बढ़ते चले जाइए, आपको इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 6। तो यहां ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपके आधार में जिस पर घातें चढ़ी हैं उसका पहला डिजिट क्या है, मतलब जिस पर घात चढ़ी है उसका इकाई अंक क्या है, 0 1 5 6 है, तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, यही होगा। अब इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं 4 अगर 9 बेस में हो, मतलब ये 2 संख्याएं अगर बेस में हो तो कैसे आता है। आपको भी पता है, अगर 4 को हम बढ़ाते हैं आगे तो 4 चक्कू 16 क्या आता है, 16, और 16 चक्कू करेंगे, ऑब्वियसली कितना करेंगे, तो 16 चक्कू 64 16। ठीक है, इस तरह से, और 64 चक्कू 4 चक्कू 16, और 6 चौक 24, और 1 25 256। ठीक है, ये संख्याएं आपको कुछ मिलती हैं। किसको, 4 को अगर हम आगे बढ़ाते हैं घातों के रूप में, तो देखो आप यहां पर देखेंगे कि 4 6 4 6, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे, आपको यही वैल्यूज बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। यानी 4 का मान कितनी बार में रिपीट होता है, हर 2 बार में बदल जाता है। मतलब एक बार 4 रहता है, दूसरी बार 6, फिर 4 फिर 6। तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट निकल गया, या तो जो 4 की पावर दी है, यानी कि यहां पर दी है, या तो जो 4 की पावर दी है, जैसे हम कुछ दूसरे ही लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 24, और 24 की घात लिख देते हैं मान लीजिए 25, कितना लिख देते हैं 25, और हमें पता करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर या तो आप करिए कि इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि 2 बार में रिपीट हो रही है ना ये घातें, तो आप 2 का भाग लगा दीजिए, और आपको मान आ जाएगा कितना, जब 2 का लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 1 आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि उसी को क्या मान लिया जाता है, घात मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, घात। और इस तरह से इसका मान आ जाएगा 4। इकाई अंक 4 की घात 1 बचेगा ना शेष, तो 4 आ जाएगा। और अगर 4 की घात 26 होता तो क्या आ जाता, पूरा पूरा कट जाता 13। जब भी पूरा पूरा कट जाता है तो 2 ही मान लिया जाता है। लेकिन आप सब मानने के झंझट से छूटो, 4 और 9 में आपको आसानी क्या रहेगी वो हम बताते हैं। अगर घात विषम है, देखिए अगर 4 की घात, इधर देखिए, अगर 4 की घात विषम है, विषम देखिए यहां पर विषम थी घात, 25 क्या होती है विषम, तो मान कितना आया, 4 आया, तो मान आता है 4 इकाई का। और अगर सम है तो मान आता है 6। बस इतना आपको याद है। वो कहां से आता है, कहीं नहीं कर, 4 एकन 4, तो देखिए विषम होने पर 4, 4 और 4 चौको 16, सम होने पर 6। तो बस यही रिपीट होते रहेंगे। कितनी भी घात लिखी हो, 4 ऐसे इसकी घात लिखी हो 257, इतनी भी लिखी हो तो भी आप तुरंत बता दोगे विषम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर यहीं पर 58 हो जाती तो विषम अंक कितना हो जाता, इसका इकाई अंक कितना हो जाता, 6 हो जाता। क्लियर हुआ। यही 9 के साथ होता है। 9 के साथ किस तरह से ये काम करता है, 9 के साथ काम करता है कि 9 का अगर इकाई अंक, मतलब 9 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा, सम होने पर क्या आएगा, देखिए 9 की सम करोगे तो 9 के ऊपर 2 ही तो चढ़ाओगे आप, तो 9 ने 81, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और विषम होने पर यानी 9 की घात कितना,
3 चढ़ा दीजिए, 9 की घात 3 चढ़ा दीजिए, 9 ने 81, 81 नहीं मात्र 9 एक 9, 9 8 72, 729। तो यहां पर देखो इकाई अंक कितना आया 9, बस यही रिपीट होता रहता है। अगर 9 की घात सम है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, अगर 9 की घात विषम है तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा, क्योंकि 9 भी 2 बार में रिपीट हो जाता है। अगर ऐसा आप ना करना चाहो तो इसकी भी घातों में कितने का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, जो भी शेष बचे वही चढ़ा दो और मान निकाल लो। ठीक है, अब इससे ज्यादा यहां पर हमें बताने की जरूरत है नहीं इसको। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, उनके इकाई अंक निकालने हैं। तो इकाई अंक अब हम यहां पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम यहां इनको निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है क्लास का आई थिंक। हाँ चलिए जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं क्योंकि हम इसको विद इन 1 आवर क्लास को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, 934 है तो 4 का स्थानीय मान सम घात है तो कितना हो जाएगा, सम होने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 की घात 2, 4 चक्कू 16, सम होने पर कितना आ जाएगा 6। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 में गुणे 6 की घात 10, कुछ भी करो मान 6 ही रहेगा, और गुणे 9 की घात 132, कैसा है 9 की घात सम है, 9 की घात सम मतलब 2, 9 निम 81, 9 निम 81 कितना आया 1, तो इसका मतलब 1। सही जा रहे हैं ना हम लोग। 119 में 9 की घात 132 सम है, चाहे 2 का भाग आप लगा दीजिए तब भी शेष कितना बचेगा, 2 छंग 12 और 1 12, 2 छंग 12 तो 2 आएगा मान, मतलब जीरो हो जाए से 0 हो जाएगा तो मान 2 आ जाएगा, जब 0 हो जाता है तो 2 ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 निम 81 1। अब आप इनका गुणा करिए, 6 चरंग 36 और 36 में गुणे 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इसके सवाल एक्सरसाइज में होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है इकाई अंक ज्ञात करना किनका, हाँ जिनका बेस, अब देखिए बेस हमें कौन से लिए, हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 6 7 8 9। इसके अलावा क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिसमें हम 0 में 0 होता है, 1 में 1 होता है, 1 में 1 होता है, 5 में 5 होता है, 6 में 6 होता है, 4 में 2 तरह से होते हैं, 9 में 2 तरह से होते हैं। बच्चे कौन है, 2 2 3 और 7 8। देखिए 2 3 7 8, अगर ये बेस में हो तो आप भिन्न में कितने का भाग लगाते हैं, सॉरी पावर में कितने का भाग लगाते हैं, 4 से किसमें भाग लगा दीजिए, पावर में भाग लगा दीजिए, बस जो शेष आए वही उसको चढ़ा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें 222, 222 की घात लिख देते हैं 137। ठीक है, 137 लिख दिया और हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे, 200, अब इसको हटा दीजिए, मतलब ही नहीं है क्योंकि आपको इकाई अंक चाहिए, आपको कोई पूरा सॉल्व थोड़ी करना है। तो 2 की घात 137, 137 बटे 4, तो 4 कितना जाएगा, 4 चक्कू 4 तियो 12 और कितना बचेगा 1 17, 4 चक्कू 16, तो बचा कितना 1, शेष कितना बचा 1, तो 2 की घात 1 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको क्लियर हुआ कि जब भी इन संख्याओं की, अब हम सबको अलग अलग नहीं बताएंगे, जब भी बेस में ये संख्याएं हो, इन पर पावर चढ़ी हो, तो उन पावर्स में कितने का भाग लगाते हैं, 4 का। क्यों लगाते हैं, अगर ये आपको जानना है तो इन सभी के मान हर 4 बार में रिपीट हो जाते हैं। एक काम करके दिखा रहे, देखो 2 की पावर अगर 1 करोगे तो 2 एकम 2, 2 की पावर अगर 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 की पावर अगर 3 करोगे 2 दूनी 4 दूनी कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 की पावर अगर आप 4 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 की पावर 5 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, और फिर 2 की घात 6 करोगे तो 64। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि 2 कहां तक रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6 और फिर से स्टार्ट हो गया 2 4 और नीचे करोगे 8 आएगा 6 आएगा। तो हर 4 बार में ये संख्या इकाई अंक अपने आप को रिपीट कर देता है। इसीलिए आप इन किसी का भी इस तरह से करेंगे, सभी में आप पाएंगे कि ये 4 बार में रिपीट हो रही है। इसीलिए इनकी पावर में कितने का भाग लगाते हैं, हमेशा 4 का भाग लगाते हैं, और जो भी शेष आता है उसी शेष को उस दी हुई संख्या के ऊपर घात के रूप में लगा देते हैं। पहली बात, अगर शेष 0 हो जाए, जैसे 2 की घात हम 136 कर दें, कितनी कर दें 36, आप यहां पर 4 का भाग लगे, यहां कुछ भी और लिखा हो, अब यहां पर 4 का आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा मान, 2 की पावर 4 तियो 12, 4 चक्कू 16, कितना आ गया 0। 0 होने पर आप इसको कंसीडर करोगे 2 की घात 4, क्या कंसीडर करोगे 2 की घात 4, और 2 की घात 4 जब कंसीडर करोगे तो 2 की घात 4 का मान कितना आता है, इकाई अंक 6 आता है, तो वही हमारी वैल्यू हो जाएगी इकाई अंक की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और क्या दिया हुआ है, लास्ट हमारा है बचा हुआ, जल्दी इसको कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स आए हैं जो नंबर सिस्टम के आए हैं, वो क्या है, अगर विषम संख्या में विषम संख्या को आप गुणा करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे करने की जरूरत नहीं, विषम संख्या क्या होती है, एक 3 विषम संख्या है और 3, तो 3 त्रिका 9, आपको क्या मिला 9, एक विषम संख्या मिली, रख के देख सकते हैं। विषम संख्या में सम संख्या का गुणा करते हैं, एक 3 है और सम संख्या 2 है, 3 दूनी 6, तो आपको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। विषम संख्या, देखिए जब भी सवाल ऐसा आए तो आप तुरंत वैल्यूज रख लो। जब भी सवाल इस तरह का आए कि विषम में सम को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सम में सम को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके आए तो तुरंत आप वैल्यूज रख लीजिए और आपको मान मिल जाएगा। विषम में प्लस माइनस विषम करेंगे तो क्या मिलता है, सम। विषम सपोज करो हमने 5 ले ली और 5 में क्या कर रहे हैं वो प्लस माइनस, -1 +1 है ना, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस वो 1 नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला तो हटा ही दो, वो ये कर रहे हैं कि विषम में विषम को जोड़ घटा रहे हैं। मतलब विषम है 3 और इसमें अगर हम 3 को ही जोड़ते हैं तो कितना आता है 6, और 5 है, 5 में 3 को घटाते हैं अगर हम तो कितना मान आता है 2, तो दोनों कंडीशन में क्या मान आता है, सम मान आता है। वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लो जिससे दिक्कत ना आए, आपका मान ठीक ठाक आए। तो चलिए मतलब इस तरह से, तो अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, विषम का विषम में गुणा आप ये देख सकते हैं, मान रख सकते हैं, यहां तक आपके लग जाएंगे। देखो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, हम पहले बता चुके हैं। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, हम पहले ही बता चुके हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, केवल समय हम पहले ही बता चुके हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या हम पहले ही बता चुके हैं। यदि लगातार विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं आता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आपको बताए। नंबर सिस्टम के लगभग हर तरह के सवाल हो गए, बस जो बचा है वो रिमाइंडर थ्योरम बचा है, शेषफल, और दूसरा बचा है कि जब क्वेश्चन आते हैं भाज्य, भाजक और गुणनफल और शेषफल वाले आते हैं। ठीक है, 2 तरह के बच्चे हैं जिनको कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो उसी में उनको बता दें। ठीक है, तो यहां से हमारी नंबर सिस्टम की क्लास, एक सिंगल क्लास में हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है और बहुत बेहतर तरह की। आप किताब, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, किसी के भी क्लास को देख लीजिए, कोई भी अच्छा जो आपको लग रहा हो ये यूट्यूब पे अच्छा है उसका आप क्लास देख लीजिए, तब आप देखेंगे कि इससे ज्यादा फैक्ट्स आपको, उनकी 5 क्लास देखिए, इससे ज्यादा फैक्ट्स आपको नहीं मिले होंगे। हमने एक ही सिंगल क्लास में आपको पूरे फैक्ट्स देने की कोशिश की है। इसी तरह से आपको रेगुलर मैथ के क्लास हम आप प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपकी किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे और कंसाइज देंगे। अब इसका अगला जो क्लास देंगे वो क्या देंगे, एक्सरसाइज का, जिसमें आपको ढेर सारी एक्सरसाइज। हाँ, एक बात और अब बता दें, एक्सरसाइज 2 तरह की होगी, एक पहले लेवल 1 वाली होगी, मतलब हल्के सवालों वाली होगी, उसके बाद अपर लेवल के सवाल, यानी कोई ऐसी एग्जाम है जिसमें अपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो उस तरह की होगी। ठीक है, तो वो हम क्लास वाइज उसमें डाल देंगे कि लेवल किस लेवल का है। ठीक है, चलिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर ही इस चैनल से आपको फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और एक सब्जेक्ट की नहीं, ढेर सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस भी हम लोग कराते हैं और क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। चलिए ठीक है, और वैसे भी हम लोग में हम ही है 1 मैन आर्मी, फिलहाल तो यही चल रहा है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, समझौता किसी भी कंटेंट के साथ नहीं किया जाता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।